इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश के। जो आप प्रोज पढ़ रहे हो, प्रोज मतलब जो नई बुक आई उसके हिसाब से लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। द साउंड ऑफ म्यूजिक में 2 चैप्टर है, मतलब एक चैप्टर के 2 पार्ट है। तो पहले पार्ट के बात कर रहे हैं, उसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन से देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे मुझसे पूछोगे। वैसे मैं ऊपर दिए गए लिंक पे दे रहा हूँ, अभी आपको दिखेगा। अगर फिर भी नहीं मिला तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। 60 वर्ड का मिनिमम आपको आंसर लिखना होता है। कभी कभी ये 70 चला जाता है, कभी कभी ये 55, 56 इतना भी हो सकता है। यानी कि मान लो 55 से 70 के बीच का आपको आंसर लिखना है। ठीक, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हेन डू वी कम टू नो अबाउट द गर्ल फॉर द फर्स्ट टाइम। हम कब हमें पता चलता है लड़की के बारे में पहली बार। डिस्क्राइब हर, उसके बारे में बताइए। एंड से वेयर वॉज शी गोइंग, और बताइए कि वो कहाँ जा रही थी। एंड फॉर वॉट, और किसके लिए जा रही थी। यानी कि एक तरीके से 4 क्वेश्चन पूछा है। पहले उसने पूछा है कि बताइए कि हम स्टोरी में कब लड़की के बारे में जानते हैं पहली बार। दूसरा, उसके बारे में मतलब डिस्क्राइब करके वो कैसी है, क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि वो कहाँ जा रही थी। चौथा क्वेश्चन, वो किस लिए जा रही थी। तो देखो, एक बात ध्यान देना कि हम जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होता है, कोशिश क्या करिए उसको 2 से 3 पैराग्राफ में लिखने की। अगर लिख सको तो बहुत अच्छी बात है। हेडिंग वाइज लिखो तो और अच्छी बात है, अदरवाइज 2-3 पैराग्राफ बहुत है। ठीक है, आप लोग के लिए, बड़े बच्चों के लिए ठीक है। आप लोगों के लिए अभी 60 वर्ड में कम से कम 2 पैराग्राफ होना ही होना चाहिए। तो यहाँ देखो, इसका आंसर क्या लिखा है। वी कम टू नो, हम मतलब जानते हैं। अबाउट द गर्ल, हम कहानी में लड़की के बारे में जानते हैं। व्हेन, जब। शी वॉज ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, जब वो प्लेटफॉर्म पे ट्रेन प्लेटफॉर्म में थी जो अंडरग्राउंड थी, मतलब अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म में वो जब थी तब उसके बारे में हम जानते हैं। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। एंड वेयर शी वॉज लुकिंग यंगर, जहाँ पे वो बहुत युवा दिख रही थी। देन 17 ईयर्स, मतलब 17 साल से वो ज़्यादा युवा दिख रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो 16-17 साल से कम उम्र की है। ठीक, एंड शी वॉज नर्वस, और वो उसका डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसा व्यक्त कर रही थी। तो वो लिखा है एंड शी वॉज नर्वस, और वो नर्वस थी। ठीक है, येट, फिर भी। एक्साइटेड, फिर भी वो उत्साहित थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे ही उसने वो वाइब्रेशन सुना, वो जो कंपन होता है जब ट्रेन आती है तो वो आसपास की ज़मीन हल्की हल्की हिलती है ना, कंपन होता है ना। तो उस कंपन को, जो पटरियों पर कंपन होता है, उसको जब उसने सुना तो कि ट्रेन आ रही है, तो इससे वो एक्साइट हो गई। नर्वस तो थी वो, घबराई तो थी वो, लेकिन उससे वो एक्साइट भी हो गई जब ट्रेन के वाइब्रेशन उसने सुनी तब। ठीक, तो पहला क्वेश्चन और डिस्क्राइब हर वाला क्वेश्चन हो गया पहले वाले पैराग्राफ में। ठीक, अब लिखा है एंड से वेयर वॉज शी गोइंग, वो कहाँ जा रही थी। तो हो जाएगा शी वॉज गोइंग टू द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। तो ये तो पूरा नाम है, प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। ये नाम है उस स्कूल या उस जो भी इंस्टीट्यूट था उसका, इन लंदन, और वो लंदन में थी। ठीक, तो वो कहाँ जा रही थी, वो प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में जा रही थी, अकेडमी में। फिर लिखा है एंड फॉर वॉट, किस लिए जा रही थी। शी वॉज गोइंग देयर फॉर हर ऑडिशन, वो अपने ऑडिशन के लिए जा रही थी। विच वॉज बिगर चैलेंज दैन द मोस्ट ऑफ हर प्रीवियस चैलेंजेस, जो बहुत बड़ा चैलेंज था उसके लिए, उसके पिछले जितने भी चुनौतियाँ थी उससे, तो जो चुनौतियाँ उसने पिछले अपने जीवन में इतनी बताई थी, उससे ज़्यादा कठिन चुनौती ये थी। अब देखो एक बात ध्यान सुनो, आप चाहो तो जहाँ मैंने विच वॉज बिगर चैलेंज जो मैंने लिखा, आप उसको छोड़ दो, अब उसको मत लिखो। अब बस ये लिखो शी वॉज गोइंग देयर शी वॉज गोइंग टू देयर, या शी वॉज गोइंग देयर फॉर हर ऑडिशन। अब ऑडिशन के बाद फुल स्टॉप लगा के भी काम कर सकते हो। मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया है ताकि बड़े रेंज में आपको बता दूं कि देखिए इस तरह के लिखा जाता है। इसको आपको 4 तरीके से भी लिख सकते थे, 4 पैराग्राफ में 1-1 लाइन वाला। पहला वाला में आप बताते कि भाई कि आपने उसे कहाँ देखा, हम स्टोरी में उसको कहाँ जानते हैं पहली बार। तो उसके बाद आपको 1 लाइन छोड़कर, या कम से कम वो लाइन छोड़कर, मान लो कि जैसे मतलब गेस करो कि कोई आंसर आप लिख रहे हो और वो आंसर क्या है, आधे लाइन पे जाके ख़त्म हो गया, तब क्या करोगे, वो आधा लाइन जो बचा वो उसको छोड़ दोगे और नेक्स्ट लाइन पे आ जाओगे। ठीक,
तो ऐसा भी आप कर सकते थे। और फिर डिस्क्राइब हर, जो यहाँ से मैंने बताया शी वॉज लुकिंग यंगर, ध्यान से देखो पहले पैराग्राफ में मैंने बताया है वेयर शी वॉज लुकिंग यंगर, आप वहाँ से लाइन चेंज कर सकते थे, ठीक है, बाकी सब आपको पता ही है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन लिख सकते हो। नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में 2 या 3 क्वेश्चन अगर पूछता है तो उसको हम पैरावाइज से डिवाइड करते हैं, जितना बार क्वेश्चन पूछेगा उसको हम पैराग्राफ वाइज डिवाइड कर देंगे। लेकिन कोशिश करेंगे 3 से ज़्यादा पैराग्राफ में आप डिवाइड ना करें, 2 या 3 पैराग्राफ में आप डिवाइड करने की कोशिश करें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को, ठीक। सेकेंड, हु स्पॉटेड हर पोटेंशियल, मतलब एवलिन का जो गुण था, है ना, क्षमता थी, उसको किसने उसको स्पॉट किया, किसने पहचाना, किसने उस पर ध्यान दिया। व्हाट डिड ही डू टू हेल्प हर, और उसने क्या किया उसकी मदद करने के लिए, किसकी, एवलिन की मदद करने के लिए उसने क्या किया। पहला, किसने उसका पोटेंशियल, किसने उसकी क्षमता पहचानी, और फिर उसने उसकी मदद कैसे की। तो देखो, जैसा मैं लिख रहा हूँ जरूरी नहीं है आप वैसा छाप के लिख दो, आप अपने मन से लिखो। अगर आपको इंग्लिश में टेंस हल्का फुल्का आता है तो ठीक, या आपने आपके टीचर ने जो लिखा आपको वो समझ में आ रहा है तो वो लिखवाइए, कोई भी, बस आपको समझ में आना चाहिए कि उसका आंसर कैसा होना चाहिए। लिखने का तरीका आप चाहे जैसा लिखो। इसका आंसर हम अब देखने जा रहे हैं। लिखा द फेमस परक्यूनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड एवलिन पोटेंशियल। तो देखो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने एक ही लाइन में दे दिया कि जो बहुत फेमस परक्यूशनिस्ट थे, मतलब ताल वादक बोल सकते हैं, रॉन फोर्ब्स, उन्होंने ही एवलिन के पोटेंशियल को पहचाना था, ठीक। सेकंड क्वेश्चन लिखा है व्हाट डिड ही डू टू हेल्प हर, उन्होंने कैसे उसकी मदद की। तो ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ही गेव हर अ गुड ट्रेनिंग, उन्होंने उसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। एज ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम टू डिफरेंट टोन, उन्होंने क्या किया, 2 लार्ज ड्रम को ट्यून किया। ट्यून मतलब होता है उसको इस तरीके से बनाया ताकि उसमें कुछ अलग साउंड आए या कुछ परफेक्ट साउंड आए, कह सकते हो आप। ऐसा उन्होंने उसको सेट किया। ही टोल्ड हर, और ये सेट करते हुए उन्होंने हर यूज हुआ है एवलिन के लिए, ध्यान देना। ही टोल्ड हर, उन्होंने उससे कहा, किससे, एवलिन से कहा, टू नॉट लिसन थ्रू हर ईयर, वो अपने कानों से ना सुने। क्यों ना सुने, क्योंकि वो बहरी थी, है ना, समय के साथ उसका बहरापन बढ़ता जा रहा था। इसीलिए जो टीचर थे रॉन फोर्ब, उन्होंने कहा था भाई कि तुम कान से मत सुनो। एंड ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, प्रयास करो कि तुम इसको महसूस कर सको। यहाँ सेंस मतलब है महसूस करना, ठीक है, कि तुम इसको महसूस कर सको कोई दूसरे तरीके से, है। तो जैसे बहरे लोग क्या होते हैं, वो कंपन से, वाइब्रेशन से कुछ समझ जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है, जो रॉन फोर्ब से वो कह रहा है भाई कि देखो तुम सुन तो सकती नहीं हो, सुनने का प्रयास मत करो, तुम क्या करो, ये जो ड्रम वम बजेगा तो उसका जो मतलब अलग तरीका, कोई अपना एक तरीका ढूंढ लो जिससे तुम्हें आसानी हो। सून एवलिन गॉट स्पेशल फीलिंग ऑफ ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, यानी कि एवलिन जल्द ही, मतलब उसने प्रयास तो किया होगा, मैं स्टोरी के हिसाब से लग रहा है जल्द ही, लेकिन हो सकता है उसने 10 दिन 15 दिन 20 दिन जितना भी मेहनत किया होगा, उसके बाद उसको एक अलग से स्पेशल फीलिंग आई उस ड्रम के को लेकर। वो जो ड्रम जो बजाती थी उसको लेकर उसको एक अलग से फीलिंग आई। फ्रॉम द वेस्ट अप, मतलब कमर के ऊपर से उसको कुछ अलग से फीलिंग आई। एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और कमर के नीचे से उसको कुछ अलग फीलिंग आई, ठीक है। तो जब धीरे धीरे उसने नोटिस करना देखा कि भाई मेरे बॉडी में जो इसका असर हो रहा है, जो इसका मतलब फीलिंग मुझे आ रही है, तो कमर के ऊपर कुछ और फीलिंग आ रही है, कमर के नीचे कुछ और फीलिंग आ रही है, उसने पकड़ना सीख लिया। फोर्ब्स रिपीटेड दैट एक्सरसाइज रेगुलरली एज सून एज होगा, वहाँ एज नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एज सून एज होगा, मैंने एज नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा। फोर्ब्स जो थे उन्होंने बार बार ये जो एक्सरसाइज थी उसको रिपीट करवाई कि भाई ये अच्छा, ये तुमने तरीका पकड़ लिया, चलो इसको अब एक्सरसाइज करो रेगुलरली, बार बार, है ना, प्राय। एज सुन एज एवलिन स्टार्टेड गेटिंग सम सेंस ऑफ सर्टेन नोट, और इस तरीके से जब तक जो एवलिन थी वो कोई कुछ जो नोट होते थे, वो नोट क्या होते हैं, जैसे हम मैथ में फार्मूला होता है ना, मैथ में फार्मूला होता है, साइंस में थ्योरी होती है, वैसे म्यूजिक में नोट होते हैं। मतलब कि उसके हिसाब से हम चलते हैं कि अगर ऐसा गाना आया या ऐसा म्यूजिक आया तो ये वाला हम अगर अप्लाई करेंगे तो ऐसा धुन निकलेगा, उसको नोट कहते हैं, ठीक है। तो वो उस नोट पे वो फोकस, उसने कुछ नोट के बारे में जो सेंस महसूस करना जान लिया।
जब उसने बार बार प्रयास किया, वो जो कमर के ऊपर उसको जो अलग फीलिंग हो रही थी, कमर के नीचे अलग, उसको जब उसने बार बार प्रयास किया तो उसको एक अलग सी फीलिंग आ गई, एक निश्चित फीलिंग आ गई उसको, पर्टिकुलरली किसी और अलग अलग तरीके के नोट को लेकर। ठीक है, कि अगर मान लो कि कोई ए नाम का नोट अगर वो यूज़ कर बजा रही है तो उसके बॉडी में अलग तरीके से वाइब्रेशन हो रहा है, अलग तरीके से उसको महसूस हो रहा है कुछ। जब वो कोई बी नाम का कोई नोट बजा रही है तो उसको अलग वाइब्रेशन हो रहा है, अलग महसूस हो रहा है, तो उसको अंदाजा हो गया कि भाई कि देखो ऐसा करने पर ये होता है, ऐसा करने पर ये होता है। ठीक, तो यही इसी तरीके से उन्होंने मदद की, किसने, रॉन फॉब्स ने, किसकी, एवलिन की। ठीक, आप इसमें और कुछ जो ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब एवलिन्स अचीवमेंट एज अ परक्यूनिस्ट। मतलब जब वो परक्यूनिस्ट बन गई, जब वो ताल वादक बन गई, तो उसकी अचीवमेंट क्या थी, उसकी मतलब ख्यातियाँ क्या थी, उसने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या पाया। ठीक, तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, एवलिन्स अचीवमेंट एज अ परक्यूनिस्ट इज फैंटास्टिक, बहुत ही लाजवाब था, एंड इंस्पायरिंग, और प्रेरणादायक था। इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिसेबल ऑफ हियरिंग, है ना, सुनने की क्षमता ना होने के बजाय, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बजाय, तो सुनने की क्षमता ना होने के बजाय हर अचीवमेंट इज ग्रेट, उनकी जो अचीवमेंट है, जो उनकी ख्यातियाँ हैं वो महान है। लेट्स में यहाँ अपोस्ट्रॉफी एस लगेगा, ध्यान दो मेरी गलती क्या हुई है, एल देखो ग्रेट के बाद लेट्स लिखा है, LET के बाद ऊपर कॉमा लगेगा, टी के ऊपर, ठीक है, फिर एस लिखाएगा, LET कॉमा फिर एस। लेट्स सी सम ऑफ दोज, कुछ हम उनके अचीवमेंट देखते हैं। ठीक, क्योंकि अगर ये लंबा आपको 100-150 वर्ड का लिखना नहीं है तो आप जो उनकी अचीवमेंट उसको शॉर्ट बता दोगे। जैसे सेकेंड हाईएस्ट स्कोर इन एकेडमी, उन्होंने एकेडमी सबसे हाईएस्ट स्कोर किया था। शी वेंट टू लर्न म्यूजिक इन रॉयल एकेडमी वेयर शी गॉट हाईएस्ट स्कोर इन हर फर्स्ट ऑडिशन शी फेस्ड। जो उनका पहला ऑडिशन, मतलब जो उनके जीवन का पहला ऑडिशन जो वो फेस किया था उन्होंने, उसमें उन्होंने फर्स्ट पोजीशन पाया था उस ऑडिशन में, एंड ऑल्सो कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और जब उन्होंने उसमें तो ज्वाइन कर लिया, पढ़ाई की, जब वो पढ़ाई कर रही थी उस एकेडमी में, तो जो उस एकेडमी के जो टॉप जो भी अवार्ड होते हैं, मतलब बड़े बड़े अवार्ड जो होते हैं, वो उन्होंने कैप्चर कर लिया, मतलब जकड़ लिया। यहाँ झकड़ना तो नहीं होगा, चोरी तो नहीं किया होगा, छीना तो नहीं होगा, पाया होगा। तो कैप्चर का मतलब है उन्होंने जीत लिया। तो उन्होंने क्या जीता था, उन्होंने सबसे हाईएस्ट स्कोर पाया था एकेडमी में जब उन्होंने एडमिशन दिया, जब उन्होंने ऑडिशन दिया था। और उन्होंने जब वो पढ़ रही थी वहाँ, जब वो वहाँ सीख रही थी म्यूज़िक, तब उन्होंने जो टॉप अवार्ड्स होते हैं वो उन्होंने जीते। ये हो गया। गॉट प्रेस्टिजियस सोलिस्ट अवार्ड, उन्होंने जो प्रेस्टिजियस मतलब बहुत सम्माननीय, सोलिस्ट मतलब एकल संगीतकार को जो अवार्ड मिलता है वो उन्होंने पाया। आफ्टर डूइंग सो मच हार्ड वर्क, काफ़ी कठिन परिश्रम करने के बाद, शी बिकेम मल्टीप्रक्यूनिस्ट। वो मल्टीप्रक्यूनिस्ट मतलब अलग अलग यंत्रों को, जो म्यूज़िक होता है ना, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को वो बजा लेती थी। पहले तो वो ड्रम बजाती थी, फिर वो जाइलोफोन बजाने में एक्सपर्ट हो गई, फिर धीरे धीरे उन्होंने कई सारे इंस्ट्रूमेंट पे अपनी पकड़ बना ली। इसीलिए उनको कहा था मल्टी मतलब जो अलग अलग प्रकार की चीज़ कर सके। परक्यूशनिस्ट मतलब होता है वही तालवादक या जो म्यूज़िक बनाए। ठीक, तो उन कठिन परिश्रम करने के बाद वो मल्टी परक्यूशनिस्ट बन गई। एंड इन 1991 और 1991 में गॉट रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और उनको ये जो नाम है, ये टाइटल है उस अवार्ड का, क्या नाम है, ये टाइटल का नाम भूलिएगा मत, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये एग्जैक्ट उस अवार्ड का नाम है, तो इसको आप एक एक वर्ड भी हटा नहीं सकते हो, ये पूरा आपको याद रखना होगा रॉयल से। ठीक, ये उन्होंने पाया। तो सिंपल आप देख सकते हो कि ये अप्रॉक्स 55 से 60 वर्ड का आंसर आपका हो गया है। ठीक, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, कैसे एवलिन म्यूजिक को सुनती थी। देखो क्वेश्चन थोड़ा आपको अजीब लगेगा, क्योंकि वो जब वो टीनेज में चली गई, जब वो 10 साल से ऊपर चली गई, तो उनको बहरा मतलब उनका जो सुनने की क्षमता थी वो कम होती गई, धीरे धीरे वो बहरी हो गई। तो यहाँ लिखा है कि वो म्यूजिक कैसे सुनती थी। ठीक है, तो रियल में जो एक्चुअली में जो राइटर है वो क्या पूछना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है कि वो म्यूजिक को कैसे फील करती थी, वो क्या करती थी कि
उनको म्यूज़िक समझ में आ जाता था कि भाई ये म्यूज़िक है, ये ऐसे है, ये सामने वाले को अच्छा लग रहा होगा, ये मैं सही बजा रही हूँ, ये उनको पता कैसे चलता था। ये रियल में क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो उसका आंसर देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो मैंने जो कलर किया है, आपको कुछ कलर करने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, जो मैंने ब्लू से किया है, आपको उसको क्या करना है, जब आप मेन एग्जाम लिखोगे आप उसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है। अंडरलाइन जानते हो ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको आप अंडरलाइन करते हो, ठीक। और जो मैंने ब्लैक से किया है वो हेडिंग है, अभी आपको समझाऊंगा। लिखा है, इन द स्टोरी एवलिन बिकेम डीफ आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ हर बर्थ। अपने जन्म के कुछ सालों बाद वो एवलिन जो थी कहानी में वो बहरी हो जाती हैं। ऑल्दो हर इंटरेस्ट वॉज इन म्यूजिक, यद्यपि उनका जो लगाव था वो म्यूजिक में बहुत ज़्यादा था, स्पेशली इन जाइलोफोन, खासकर जाइलोफोन में। जाइलोफोन यंत्र का नाम उसका हिंदी है नहीं, तो जाइलोफोन ही कहेंगे। इन द गाइडेंस ऑफ रॉन फोर्ब्स, रॉन फोर्ब्स के गाइडेंस मतलब रॉन फोर्ब्स के जो भी उन्होंने जो भी सिखाया, ठीक है, जो भी उनको गाइड किया, जो भी उन्होंने बताया। शी डेवलप्ड अ न्यू वे ऑफ हियरिंग म्यूजिक, उन्होंने एक नया तरीका डेवलप कर लिया, बना लिया म्यूजिक सुनने के लिए, अर्थात म्यूजिक को समझने के लिए अपने बॉडी के हिसाब से उन्होंने एक नया तरीका डेवलप कर लिया। अब जो मैंने लिखा है द मेथड इज गिवन बिलो, ये रियल में क्या है, ये पॉइंट है जिसके बाद हम नीचे दो पैराग्राफ में बात रख रहे हैं, ठीक है। क्या है, एवलिन कुड नॉट हियर, एवलिन सुन नहीं सकती थी। सो शी स्टार्टेड गिविंग ट्रेनिंग टू हर अदर सेंसेस, जो और सेंसेस होते हैं। नॉर्मली हम जो भी कुछ महसूस करते हैं सेंस से, इंद्रियों से महसूस करते हैं। तो जो एवलिन थी उनका एक इंद्रिय यानी एक जो सेंस था कान, वो तो खराब हो गया, यानी बचे 4 इंद्रियां। 4 जो सेंस उनके पास बचे हुए थे जो काम कर सकते थे, उस पर उन्होंने ट्रेनिंग, उस पर उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। टू फील द वाइब्रेशन इन हर बॉडी, ताकि वो फील कर सके उस वाइब्रेशन को जो वो ड्रम बजाने पे या ज़ाइलोफोन बजाने पे उनको महसूस होता था। तो उस पर उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। फिर समझाता हूँ। लिखा, सो सी स्टार्टेड गिविंग ट्रेनिंग टू हर अदर सेंसेस, जो उनके और भी इंद्रियां थी उस पर उन्होंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। टू फील द वाइब्रेशन इन हर बॉडी, अपने बॉडी में वो वाइब्रेशन फील यानी महसूस करने के लिए। थ्रू दैट शी कुड सेंस, ताकि उसके द्वारा शी कुड सेंस सर्टेन नोट, ताकि वो उसके द्वारा कुछ निश्चित जो नोट होते हैं, जैसे हम मैथ में रूल कहते हैं, फॉर्मूला कहते हैं, वैसे म्यूजिक में नोट होता है। तो वो नोट जो कुछ निश्चित नोट है, कुछ निश्चित तरीके हैं इस म्यूजिक करने के, वो समझ सकें इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट में उसको महसूस करती थी। मान लो कोई एक म्यूजिक बजा रही है तो उनके पैर में कंपन ज़्यादा हो रही है, कोई एक दूसरा म्यूजिक बजा रही है तो उनके कमर के ऊपर कंपन ज़्यादा हो रही है। तो उनको ऐसे ऐसे उन्होंने प्रैक्टिस किया और इस तरीके से वो एक्सपर्ट हो गई इस मामले में। फिर लिखा है, When she plays the xylophone, जब वो xylophone बजाती थी, she can sense the sound passing of the stick into her bare fingertips। तो जो उनका bare fingertips मतलब होता है, bare मतलब होता है नंगा, है ना, और fingertips मतलब उंगलियां, पाँव की उंगलियां, खासकर यहाँ पाँव की उंगलियां की बात हो रही है। तो जो पाँव की उंगलियां थी उसके द्वारा ये जो साउंड, जो ध्वनि है, जैसे मान लो कि आप ध्यान देना, आपको पता है साउंड बनता कैसे है, हवा में एक कंपन जाती है। जब हम कोई चीज़ को किसी दो चीज़ को टकराते हैं तो उसमें से क्या होता है, वाइब्रेशन निकलता है, वो कंपन होता है। जब वो कंपन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो साउंड का रूप ले लेता है, ठीक है, मतलब जो हमें सुनाई दे। साउंड तो बहुत धीमा भी हो सकता है, बहुत तेज भी होता है, ठीक है। तो एक इंसान की एक क्षमता होती है कि इससे कम नहीं सुन सकता, इससे ज़्यादा नहीं सुन सकता, है ना, कान की क्षमता होती है। तो मान लो वो कोई साउंड कोई भी कुछ बजाती थी, xylophone बजाती थी, तो जो उसमें से साउंड निकलता था, वो साउंड जब वाइब्रेट करके हवा में जाता था तो उनके बेयर फिंगर टिप्स मतलब जो नंगे पाँव होते थे उंगलियों में, उनको कंपन महसूस होता था, और जिसके द्वारा वो एसेंस कर लेती थी कि जो उनका म्यूजिक है वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम के अगेंस्ट, मतलब जैसे मान लो ड्रम है, ड्रम के ऊपर वो एक तरीके से बैठकर या ड्रम पे बैठकर वो सुनती थी। शी कैन फील द रिसोर्सेज फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, वो जो ड्रम बजता था तो वो ड्रम के पास एकदम झुक जाती थी, ताकि जो ड्रम बज रहा है तो ड्रम बजने से जो कंपन पैदा हो रहा है तो वो उनके बॉडी पे वो कंपन डायरेक्ट असर करता था, डायरेक्ट अफेक्ट करता था। जैसे आप, बहुत सिंपल है, आप देखते हो कि जैसे स्पीकर होता है, तो स्पीकर जब बजता है तो अगर आप उसके स्पीकर के पास हाथ लग जाते हो तो जैसे लगता है कोई चीज़ हिल रही है,
है ना, हवा में कोई चीज़ हिल रही है ऐसा आपको महसूस होता है, और आपको वो वही चीज़ जो एवलिन थी वो महसूस करती थी ड्रम के पास, बहुत पास जाकर जब वो ड्रम बजाती थी तो ड्रम के बहुत पास चली जाती थी। इससे जो कंपन होता था उनके बॉडी पर डायरेक्ट असर करता था। शी कैन फील द रिस्पॉन्सेज फ्लोइंग इन टू हर बॉडी, जो उनके बॉडी में जो भी रिस्पॉन्सेज, जो भी तब्दीलियाँ होती थी वो महसूस कर सकती थी। एंड एक्नॉलेज द साउंड, और वो समझ सकती थी, एक्नॉलेज यानी पहचान लेती थी कि भाई ये साउंड जो मैं बजा रही हूँ वो ऐसा ऐसा आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। ये 4 जो क्वेश्चन है मेन क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के। ध्यान दीजिएगा, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस थोड़े अलग हैं, यूपी बोर्ड के क्वेश्चन थोड़े अलग हैं, और एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे वो इसकी गारंटी अभी तो किसी टीचर ने नहीं ली है। हाँ, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जो मैंने 4 बताए हैं, इस 4 क्वेश्चन को अगर आप समझ लो, हो सकता है क्वेश्चन पूछने का तरीका दूसरा हो जाए। जैसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि एवलिन ने कौन सा मेथड निकाला था म्यूजिक सुनने का, मेथड डाल दे। यहाँ पूछ दे व्हाट मेथड डज एवलिन डिस्कवर्ड टू हियर म्यूजिक, क्वेश्चन ये हो गया मान लो, तो आप लगभग कुछ ऐसा ही आंसर दे दोगे, थोड़ा परिवर्तन कर दोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ठीक वैसे जो पिछले क्वेश्चन जो थे वो भी आपको हो सकता है कि क्वेश्चन कुछ ऐसा ही आए, हल्का फुल्का चेंज हो। आपको भी अगर कहानी याद हो कि तब हल्का फुल्का चेंज करके क्वेश्चन लिख सकते हो, क्वेश्चन का आंसर। ठीक, एग्जाम जब नज़दीक आएगा और अगर पैटर्न यूपी बोर्ड पैटर्न बताता है, अभी पैटर्न तो उसने बता दिया है लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न नहीं बताए हैं। अभी उसने सिलेबस के पैटर्न बताए हैं, एग्जाम में एग्जाम के पैटर्न बताया है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, उसका कोई मॉडल पेपर अभी तक नहीं आया यूपी बोर्ड से। और जब आ जाएगा तो मैं कुछ ही दिनों बाद, मतलब मॉडल पेपर जब आएगा उसके कुछ ही दिनों बाद मैं आपको एग्जैक्ट तरीका बता दूंगा, या एग्जैक्ट क्वेश्चन के बता दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बुक से, है ना। एग्जैक्ट ये मत सोचना कि मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन बता दूंगा कि ये आपके पेपर में आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। हाँ, मैं अंदाजा बता सकता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है समझ में आया, अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, उसको नोट कर लीजिएगा, फोटो स्क्रीनशॉट करके, ठीक, कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगा। और कोई और भी अगर आपकी ख्वाहिश है क्लास 9 से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर मैं पूरा कर सकूं इंग्लिश का तो मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। आपने ये वीडियो देखा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन आंसर उनको भी हो सकता है ना आता हो, तो उनको भी जरूर शेयर करिएगा, जितने लोग को हो सके आपके क्लासमेट हो उनको। ठीक, आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।